डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में सिंचाई योजनाओं को मिलेगी नई गति। मुख्यमंत्री साई ने सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ा ऐलान किया। 2800 करोड़ से सुधरेंगी प्रदेश की खराब सिंचाई योजनाएं। मरम्मत के बाद 76,000 हेक्टेयर रकबा बढ़ने की उम्मीद। झारखंड में हेमंत सरकार ने की अवैध भवनों को वैध करने की पहल। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। 60 दिनों के अंदर आवेदन की प्रक्रिया करने का किया मौका। बिहार के भागलपुर में लापरवाह थानेदारों पर बड़ी कार्रवाई। खराब प्रदर्शन करने वाले एसएचओ पर सख्त हुए एसएसपी। मामलों के निष्पादन में ढिलाई पर वेतन रोकने का आदेश। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। सबसे पहले रुक करेंगे स्टेट लाइव में छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों का। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में कई पुरानी सिंचाई योजनाएं खराब हालत में हैं। कहीं नहरें टूटी हुई हैं, कहीं सिल्ट जमा हुआ है, तो कई जगहों पर गेट खराब पड़े हैं। उन्होंने बताया कि विभाग से जानकारी लेने पर करीब 1500 सिंचाई योजनाएं मरम्मत योग्य पाई गई, जिनके लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक साथ 2800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है, ताकि इन योजनाओं का सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में करीब 76,000 हेक्टेयर सिंचाई रकबे में बढ़ोतरी होगी और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। अगली खबर, नई दिल्ली प्रवास के दौरान अमित शाह से बस्तर में हो रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए दूरस्थ और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाओं और जन सुविधाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि पुराने सुरक्षा शिविरों को अब जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और शासकीय योजनाओं की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। बैठक में बस्तर के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा, रोजगार और आधारभूत संरचना को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में बस्तर को शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। अरुण साव ने रायपुर के खमाडी कचना रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज के अंतिम चरण के कार्यों का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को ओवरब्रिज का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस रेलवे ओवरब्रिज का 96% कार्य पूरा हो चुका है। ओवरब्रिज शुरू होने के बाद रायपुर शहर और आसपास के गांवों के हजारों लोगों को ट्रैफिक जाम और रेलवे फाटक बंद होने से होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने लाइटिंग और तकनीकी गुणवत्ता को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अनुसार फिलहाल पेंटिंग और फिनिशिंग का काम जारी है, जिसके बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अगली खबर, बस्तर संभाग में शराब दुकानों में खुलेआम ओवर रेटिंग और मिलावटी शराब बिक्री के आरोपों ने आबकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बस्तर संभाग के जोन क्रमांक 4 में शराब दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूले जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 200 रुपए की शराब 300 रुपए तक बेची जा रही है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में मिलावटी और बिना होलोग्राम की शराब का खेल भी जारी है। जानकारी के अनुसार बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी लिमिटेड एजेंसी पर पहले भी रायपुर में मिलावटी शराब मामले में कार्रवाई हो चुकी है और 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिना होलोग्राम की शराब धड़ल्ले से बिक रही है और लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी और सप्लायर पर पहले सवाल उठे थे, वही आज भी काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस पूरे खेल का जिम्मेदार कौन है।
और क्या सरकार ऐसी एजेंसियों पर कार्रवाई करेगी? अब रुक करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों का। बिहार के पर्यटन मंत्री देवघर पहुंचे, जहां मंत्री केदार गुप्ता ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। पर्यटन मंत्री के मंदिर आने से पहले प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखे गए। मंत्री केदार गुप्ता के पूजा करने के दौरान आम लोगों को थोड़ी देर के लिए पूजा करने से रोक दिया गया और देवघर के बाबा मंदिर पहुंचने के बाद पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने मंत्रोच्चार के साथ संकल्प लिया। तीर्थ पुरोहितों के साथ संकल्प लेने के बाद वो गर्भगृह में जाकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक उन्होंने किया और पूरे राज्यवासियों के लिए बेहतर भविष्य की कामना की। पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने की ताकत भगवान भोलेनाथ दें। उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा कि बिहार के पर्यटन विभाग के विकास की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो। वहीं उन्होंने कहा कि एक पर्यटन मंत्री होने के नाते वो लोगों को आश्वासित करना चाहेंगे कि श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को पिछले वर्ष से भी बेहतर सुविधा मिलेगी। एक श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पूजा अर्चना करने के बाद के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया है। राज्य के श्रावणी मेला से जुड़ी बैठक के दौरान वो झारखंड के अधिकारियों से भी श्रद्धालुओं की सुख समृद्धि से जुड़े तैयारियों की जानकारी लेंगे, क्योंकि श्रावणी मेला देवघर के साथ साथ भागलपुर के सुल्तानगंज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनडीए सरकार में पहले भी बहुत बढ़िया था और आगे भी बहुत बढ़िया होगा। अब तो सम्राट चौधरी जी एक नौजवान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं। उनके नेतृत्व में एक नौजवानों की टीम बना है, जो टीम बढ़िया से बढ़िया काम, श्रद्धालुओं को जितना बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिलना चाहिए, सारी सुविधा मिले। अगली खबर, रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिले में चल रहे प्री एसआईआर कार्यों की समीक्षा करते हुए ये स्पष्ट निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र में खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ पर कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित निर्वाची निबंधक पदाधिकारियों को ऐसे सभी बीएलओ को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। तो वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि जो शिक्षक बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं और संबंधित निर्वाची निबंधक पदाधिकारी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका शहर से स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा एसआईआर कार्यों में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कार्य से बचने वाले बीएलओ पर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया, ताकि वास्तविक रूप से अस्वस्थ बीएलओ एवं कार्य से बचने हेतु बीमारी का बहाना बनाने वाले कर्मियों की पहचान की जा सके। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। हाल ही में हुए इस समीक्षात्मक बैठक में प्रभारी उप विकास आयुक्त संजय भगत, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन एवं जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची निबंधक पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्री एसआईआर कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शेष बचे वोटरों की मैपिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से शीघ्र पूरा किया जाए। मंजुनाथ भजंत्री ने यह भी कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता में किसी प्रकार की त्रुटि स्वीकार्य नहीं होगी। सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया कि वे घर घर जाकर सत्यापन कार्य गंभीरता से करें तथा ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। इसके अलावा उन्होंने अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं के नामों का नियमानुसार विलोपन करने का निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन और त्रुटि रहित होनी चाहिए। बता दें कि विधानसभा वॉर नेशनल हाउसिंग नंबरिंग कार्य की समीक्षा करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बचे हुए कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। झारखंड बिना नक्शा पास हुए भवनों को वैध करने का एक सुनहरा अवसर देते हुए राज्य सरकार ने कल रांची में एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करने का मौका देने का फैसला लिया गया है।
इस क्रम में गुरुवार को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने BPAMS पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से 60 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन जमा की जा सकती है। इस योजना के संबंध में आज जानकारी के मुताबिक झारखंड रेगुलाइजेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 को मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में विभागीय स्तर पर ये शुरुआत की गई है। तो वहीं इस पहल को लेकर नगर विकास मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार ने इस संदर्भ में कोई खास पहल नहीं की, जिसके कारण जनता ने रुचि नहीं दिखाई। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में नक्शा के अभाव में लंबे समय से अवैध रूप से बने भवन को वैध करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खबरों के सिलसिलों में आगे बढ़ेंगे। बात कर रहे थे झारखंड से जुड़ी खबरों की। झारखंड में क्रिकेट प्रेमियों और प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के साथ साथ क्रिकेट में अपने भविष्य को संवारने का एक बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है झारखंड T20 क्रिकेट लीग, जिसकी शुरुआत आगामी 20 जून की तारीख से की जाएगी। आपको बता दें कि आयोजन IPL के तर्ज पर ही किया जाएगा, जिसे लेकर कल शाम रांची में एक कार्यक्रम के तहत विनिंग ट्रॉफी का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर खास मेहमान के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल खिलाड़ी ईशान किशन भी शामिल हुए, जिन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए JPL पर जोर दिया और कहा कि ये लीग राज्य में खेल प्रतिभावन के लिए एक बेहतरीन अवसर होगा। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कई टिप्स भी दिए। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित JSCA के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। फाइनेंशियल क्रिकेट इस मामले में लकी है कि BCCI के सहयोग से क्रिकेट की इकाइयां सारे चलती हैं, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन कोई अपना इनकम नहीं होता है, लेकिन BCCI अपने सभी बॉडीज को जो है वो सहयोग करती है और उस सहयोग से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो है वो भी हम लोगों को क्रिकेट के नाते जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होते हैं तो उसमें वो लोग हमेशा सुरक्षा के नाते और हमेशा सहयोग करती आ रही है और हमें कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगर IPL में अभी 10 टीम है, अभी इंडियन 20 लड़के एक टीम में भी खेल रहे हैं, तो 200 बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने आप को शो करने का, किसमें क्या प्रतिभा है। आप देखते होंगे बहुत ऐसे प्लेयर हैं। I mean, there's no point adding pressure to yourself. Pressure तो आएगी, कोई भी batsman हो, but at the same time everyone needs to enjoy that pressure. तो pressure आती है उसको enjoy करना। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली विक्रमशिला सेतु पर उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने विभागीय अधिकारियों के साथ सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का पैदल निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO द्वारा सैन्य स्तर पर बनाए जा रहे बेली ब्रिज के निर्माण कार्य और उसमें इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की भी जांच की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और तेजी से काम कराया जा रहा है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर 3.25 मीटर चौड़े अस्थायी बेली ब्रिज पर हल्के वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि पहले चरण में बेली ब्रिज के जरिए यातायात बहाल किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में ट्रांस तकनीक के माध्यम से पुल का स्थायी समाधान किया जाएगा। पहले चरण में बेली ब्रिज के जरिए यातायात बहाल किया जाएगा और पुल का स्थायी समाधान किया जाएगा। भागलपुर पुलिस महकमे में लापरवाह थानेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। काम में फिसड्डी साबित हो रहे 19 थाना प्रभारियों का वेतन रोक दिया गया है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। SSP ने साफ तौर पर कहा है कि थानेदारों और अनुसंधानकर्ताओं के कार्यों को लगातार आकलन किया जा रहा है। जिन अधिकारियों की कार्यशैली और कर्तव्य पालन में लापरवाही सामने आएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई थानों में मामलों के निष्पादन, अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने के कारण ये कदम उठाया गया है। SSP ने संबंधित थानेदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने प्रदर्शन में सुधार लाएं। पुलिस मुख्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जब तक संबंधित SHO अपने कार्यों में सुधार नहीं दिखाते, तब तक वेतन रोक का आदेश जारी रहेगा। बेहतर परफॉर्मेंस और संतोषजनक कार्यशैली दिखाने के बाद ही वेतन बहाल करने पर विचार किया जाएगा। कहते हैं कि लगातार हम लोगों का मासिक
स्तर पे भी कई बार जो है समकालीन अभियान चलाया जाता है, जिसमें कई उद्देश्य रहते हैं। इसमें से जैसे जो भी वारंटी रहते हैं, इश्तेहार जिनका रहता है, कुर्की जिनकी लंबित रहती है और साथ में जिसकी गिरफ्तारी लंबित रहती है, इनकी कार्रवाई करने के लिए भी समकालीन अभियान चलाए जाते हैं। इसी के आलोक में आईजी सर का भी निर्देश था और 5 और 6 तारीख को जो है 2 दिन का समकालीन अभियान निर्धारित किया गया था, जिसमें सबको प्रॉपर निर्देश भी दिया गया था और उसके बावजूद भी करीब 19 थानाध्यक्ष के द्वारा जो है कोई भी गिरफ्तारी या विशेष कार्य नहीं किया गया था, जिसको लेकर मैंने इन सबको पहले स्पष्टीकरण पूछा। बांका जिले के नवादा बाजार ओपी क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 2 अवैध देसी बंदूक यानी कि मस्किट बरामद की है। मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 मई 2026 को नवादा बाजार ओपी पुलिस को सूचना मिली थी कि गोराडी गाँव स्थित एक घर में अवैध हथियार छिपा कर रखे गए हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। अब बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी खबर की। प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र प्रथम और ईंधन संरक्षण के संदेश से प्रेरित होकर जयपुर स्थित 22 गोदाम से दूदू विधानसभा क्षेत्र के फागी तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC की बस से यात्रा की। उप मुख्यमंत्री ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव को 5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद शिवसेना और भाजपा के बीच अब तक महायुति नहीं बन पाई है। इसके चलते शहर के कई महत्वपूर्ण विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर उपनगर अध्यक्ष सदाशिव पाटिल ने दोनों दलों से आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को विकास के लिए चुना है, लेकिन राजनीतिक खींचतान का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। लड़ाई वो खत्म होना चाहिए, फिर तो चुनाव होके अभी 4-5 महीना बीत चुके हैं। अंबरनाथ में लोग काम चाहते हैं। वार्ड वार्ड में जो मतदार है जिन्होंने नगर सेवक को चुन के दिया है वो रास्ता देख रहे हैं भाई वार्ड का काम जल्दी से जल्दी कब खत्म होगा। इसलिए आपस का झगड़ा वो जल्दी खत्म होना चाहिए और ये झगड़ा खत्म वही लोग कर सकते हैं जैसे कि खासदार है हमारे शिवसेना के शशिकांत शिंदे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौहान सर है। ये लोगों ने बैठकर ये मामला सुलझाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आम नागरिकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। शहर के कई इलाकों में लोगों ने ईंधन दरों में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को कीमतें बढ़ाने से पहले जनता को इसकी जानकारी देनी चाहिए ताकि लोग अपनी आर्थिक योजना बना सकें। कुछ नागरिकों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा का खर्च और बढ़ गया है। वहीं कई लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी इसकी वजह बताया। उनका कहना है कि ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव और जैसी स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। पोर्टर मारने वाले, स्विगी मारने वाले, जोमेटो मारने वाले, उसके हिसाब से फिर भी पोर्टर पे पेट्रोल का रेट मजबूरी है, भरना पड़ रहा है। ठीक है, वो काम तो मोदी सरकार कर रही है, अच्छा ही कर रही है, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, तो ठीक है। बट मोदी सरकार को सपोर्ट तो करेंगे ही हम, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उन पर बड़ा है, अभी झेल लेंगे और कुछ नहीं, छोटी मोटी तकलीफ है कर लेंगे। तो ये इमीडिएटली आकर ये जो बोल रहा है कि 5 रुपया 4 रुपया जो बढ़ाएंगे और गोल्ड जो है वो भी सोना का भी प्राइस बढ़ गया है। ये जो सरकार है ये सही सरकार नहीं है और इसके लिए पब्लिक को एक आंदोलन करना चाहिए। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की। कपूरथला पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21 चोरी की मोटरसाइकिलें और 1 चोरी की मारुति कार बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए हरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी कपूरथला और आसपास के जिलों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस ने अपराधियों को अदालत में पेश कर 1 दिन का रिमांड हासिल किया है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।